हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द आरके साइंस क्लासेस। मैं हूं रोहित मेहता एंड यू आर वाचिंग द यूट्यूब चैनल ऑफ आरके साइंस क्लासेस। दोस्तों, आज का जो लेक्चर है वो 12th बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, तो सहायक जनन ग्रंथियाँ जो मादा जनन तंत्र में पाई जाती हैं उनके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें याद होगा एक चार्ट बनाया था जिसमें हमने देखा था कि जो मादा जनन तंत्र है इसको 3 भागों में डिवाइड किया है। सबसे पहले आता है अंडाशय, जो कि प्राथमिक जननांग कहलाते हैं। उसके बाद आते हैं सहायक जननांग, जिसमें हमने 4 अंगों के बारे में बात की पिछले लेक्चर में। और आज हम बात करने वाले हैं, हमारी तीसरी हेडिंग जो है सहायक जनन ग्रंथियाँ। और आपको मैंने उस टाइम बताया था कि इसमें 2 ग्रंथियाँ शामिल हैं। पहली तो है बर्थोलिन की ग्रंथियाँ, पहली कौन सी है, बर्थोलिन की ग्रंथियाँ। और दूसरी जो हेडिंग है इसमें वो है स्तन। वो क्या है, स्तन। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे हमारी बर्थोलिन की ग्रंथियाँ। किसकी ग्रंथियाँ? बर्थोलिन की ग्रंथियाँ। अब देखिए, जो हमने कल एक स्ट्रक्चर बनाई थी, ये मान लीजिए लेविया माइनोरा है। ये क्या है? लेविया माइनोरा। और इसके बाहर की ओर स्थित होगा है ऐसे करके लेविया मेजोरा। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर योनि द्वार होता है। ये क्या है? योनि द्वार है। जबकि यहाँ पर क्या होता है, ये यूरिथ्रा होता है, मूत्रमार्ग होता है। तो इस योनि द्वार के दोनों तरफ कहाँ पर, लेविया मेजोरा पर सेम के आकार की, योनि द्वार के दोनों ओर लेविया मेजोरा पर सेम के आकार की 2 ग्रंथियां पाई जाती हैं। कहां पर? लेविया मेजोरा पर, यानी बड़े ओष्ठ पर। लेविया मेजोरा यानी क्या होता है, बड़ा, मैंने बताया था। तो लेविया मेजोरा पर योनि द्वार के दोनों ओर क्या पाई जाती हैं, सेम के आकार की 2 ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिन्हें बर्थोलिन की ग्रंथियां कहते हैं। तो इन ग्रंथियों को क्या नाम देंगे हम? बर्थोलिन की ग्रंथियां। कहाँ होंगी? योनि द्वार के दोनों ओर लेविया मेजोरा पर। अब इनके द्वारा क्या किया जाता है, अब ये ग्रंथि है तो किसी ना किसी चीज का स्त्रवण करती होगी, यानी कि एक ऐसे पदार्थ का स्त्रवण करती है जो कि चिकना एवं क्षारीय होता है। इसके द्वारा एक चिकने एवं क्षारीय द्रव का स्त्रवण किया जाता है, जो इसका कार्य क्या होगा, भग भाग को नम बनाए रखना, यानी कि नम बनाना। और एक और जो इसका काम है वो है मैथुन क्रिया में सुगमता। मैथुन क्रिया में सुगमता। तो ये होती है हमारी कौन? बर्थोलिन की ग्रंथियां। तो समझ में आ गई होगी, मैंने बात समझा दी है। क्या कहा कि योनि द्वार के दोनों ओर लेविया मेजोरा पर सेम के आकार की ग्रंथियां पाई जाती। किसके आकार की? इसका आकार है सेम के आकार की, या सेम के बीज के आकार की 2 ग्रंथियां होती हैं, जो कि कैसी हैं, जिनको बर्थोलिन की ग्रंथियां कहते हैं। इनके द्वारा चिकने एवं क्षारीय द्रव का स्त्रवण किया जाता है, जिनका या इस द्रव का काम क्या है, तो पहला है मैथुन क्रिया को सुगम बनाना, तथा दूसरा काम क्या हो गया, भग भाग को नम बनाए रखना। तो इसको हम नोट डाउन करते हैं। इसको हम लैंग्वेज में लिखते हैं। क्या लिखना है कि योनि द्वार के दोनों ओर, योनि द्वार के दोनों ओर वृहद भगोष्ठ पर, कहां पर? वृहद भगोष्ठ पर, यानी कि लेविया मेजोरा, योनि द्वार के दोनों ओर वृहद भगोष्ठ पर, या ऐसे कह सकता हूं वृहद भगोष्ठ की आंतरिक सतह पर। तो योनि द्वार के दोनों ओर वृहद भगोष्ठ पर सेम के आकार की 2 ग्रंथियां पाई जाती हैं। सेम के आकार की 2 ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? बर्थोलिन की ग्रंथियां। जिन्हें बर्थोलिन की ग्रंथियां कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? बर्थोलिन की ग्रंथियां। कहाँ होंगी? योनि द्वार के दोनों और लेविया मेजोरा। किसका आकार होगा? सेम के बीच के साथ। अगला स्टार लगा के क्या लिखना है कि इसके द्वारा एक ऐसे
द्रव का श्रवण किया जाता है जो चिकना एवं क्षारीय होता है। तो क्या लिखेंगे, इनके द्वारा एक चिकने एवं क्षारीय द्रव का श्रवण किया जाता है। इनके द्वारा एक चिकने एवं क्षारीय। अब देखिए, हर एक जो ग्रंथि अभी तक हमने पढ़ी है जनन तंत्र से संबंधित, उनमें कहीं पर भी अम्लीय शब्द नहीं आया है, जितनी भी ग्रंथियां पढ़ी हैं, चाहे वो हमने नर जनन तंत्र में पढ़ी, कौन कौन सी पढ़ी, सबसे पहले शुक्राशय पढ़ा, उसके बाद हमने प्रोस्टेट पढ़ा, बल्बो यूरिथ्रल या काउपर ग्रंथि पढ़ी। तो इन जो ग्रंथियां थी ये सभी, इनके द्वारा भी कैसा पदार्थ या कैसे द्रव का श्रवण किया जा रहा था, तो वो भी कैसे थे, क्षारीय। तो यहां पर भी ये क्या है, क्षारीय द्रव का श्रवण किया जाता है जो भाग को नम बनाए रखता है एवं मैथुन क्रिया इंटरकोर्स मैथुन क्रिया को सुगम बनाता है। तो ये यहाँ पर क्या हो जाता है, इसका कार्य हो जाता है कि बर्थोलिन की ग्रंथि का कार्य क्या है, किसमें पाई जाएगी, तो केवल मादाओं में पाई जाएगी, ये नर में नहीं पाई जाती है। तो आप इसका जल्दी से क्या लें, स्क्रीनशॉट लें। फिर हम चलते हैं हमारी आज की दूसरी हेडिंग की तरफ। हो गया, हटा दिया जाए इसको। तो ये होती है हमारी बर्थोलिन की ग्रंथियां, कहाँ होंगी, योनि द्वार के दोनों ओर, कहाँ पर, लेविया मेजोरा यानी कि बृहद भगुष्ठ पर या बृहद भगुष्ठ के अंदर के साइड। कितनी होंगी, 2 होंगी, यानी कि एक जोड़ी पाई जाती हैं। किसके आकार की होंगी, सेम के बीज के आकार की होंगी। काम क्या है, लैंगिक व्यवहार को सुगम बनाना और भगभाग को नम बनाए रखना। क्यों, कैसे, तो इसके द्वारा एक श्रवण किया जाता है पदार्थ जो कि चिकना एवं क्षारीय होता है। आज की हमारी सेकंड हेडिंग क्या है, वो है स्तन, मेमरी ग्लैंड्स या स्तन ग्रंथियां कह दें, स्तन ग्रंथियां, मेमरी ग्लैंड। अब बहुवचन लिया है तो ऐसा लगा सकते हैं हम इसमें, मेमरी ग्लैंड्स। देखिए, मेमरी ग्लैंड्स मैं सबसे पहले एक मेमरी ग्लैंड का अगर चित्र बनाऊं तो मादाओं में क्या पाई जाती है, मादाओं में ही नहीं सभी स्तनधारियों में क्या पाए जाते हैं, मेमरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं, स्तन पाए जाते हैं। ये मैंने एक सामने से एक स्तन कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। सामने से अगर स्तन को देखा जाए तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, जिसमें जो सबसे अंदर वाला या सबसे बीच का जो उभरा हुआ भाग है, इसे हम चुचूक यानी कि निप्पल कहते हैं। इसे क्या नाम दिया गया है, चुचूक या निप्पल नाम दिया जाता है। जबकि इस चुचूक के या निप्पल के चारों ओर का जो थोड़ा सा गहरा भाग होता है, इसको स्तन परिवेश नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है, स्तन परिवेश नाम दिया जाता है। सामने से अभी दिखा रहा हूं, सामने से देखने पर कुछ ऐसा दिखाई देता है। इसका साइड दृश्य भी, साइड से देखने पर भी हम इसका चित्र बनाएंगे, कैसा दिखाई देगा। तो सबसे जो उभरी हुई संरचना है वो क्या है, निप्पल है, जो कि सबसे ज्यादा उभरी हुई होती है और सबसे ज्यादा गहरे रंग की होती है। इसके बाद स्तन परिवेश भी ये कुछ गहरा होता है। जबकि अब जो बाहरी उभरा हुआ भाग है, इसमें वश्य ऊतक पाया जाता है। इस ऊतक को नाम देते हैं एडिपोज ऊतक, जिसके कारण स्तन ग्रंथियों का आकार होता है या स्तनों का आकार होता है। तो अभी तक हमने क्या बात की, एक निप्पल पाया जाता है प्रत्येक स्तन पर, और स्तन के चारों ओर का जो गहरा वर्णित क्षेत्र होता है उसे स्तन परिवेश कहते हैं। अब कुछ और विशेषताओं की बात करते हैं। पहली बात तो ये कि स्तन केवल किसमें पाए जाते हैं, तो स्तन केवल मैमेलिया संघ जो है, मैमेलिया वर्ग जो है उसके प्राणियों में पाया जाता है। यानी कि मैमेलिया में कौन शामिल होंगे, जिन प्राणियों में स्तन ग्रंथियां पाई जाएंगी उनको किसके अंतर्गत शामिल किया जाता है, मैमेलिया के अंतर्गत। तो क्या लिखेंगे हम कि स्तन ग्रंथियों का पाया जाना, स्तन ग्रंथियों का पाया जाना किसका एक अभिलक्षण गुण है, मैमेलिया वर्ग का। मैमेलिया वर्ग का, मैमेलिया वर्ग या इसको कह दूं मैं स्तनधारी वर्ग,
स्तनधारी। स्तन ग्रंथियों का पाया जाना मेमिलिया वर्ग का या स्तनधारी वर्ग का एक अभिलाक्षणिक गुण है। यानी कि जिस प्राणी के शरीर पर स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं वो सब कौन होंगे? वो सब स्तनधारी होंगे। और इसमें मानव की बात करें तो मानव के नर और मादा दोनों ही शामिल हैं। कौन कौन शामिल है? नर और मादा, क्योंकि नर में भी स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं जो कि निष्क्रिय अवस्था में होती हैं, और मादाओं में भी स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं जो कि सक्रिय अवस्था में होती हैं। लेकिन कुछ रोग ऐसे हैं जैसे गायनिकोमेस्टिया रोग ऐसा है जिसमें जो नर है उसमें मादा के समान ही किसका विकास हो जाएगा? स्तनों का विकास हो जाता है। तो जब तक कोई रोग नहीं है तब तक निष्क्रिय अवस्था में होती है किसमें? नर। इनकी संख्या की बात करते हैं तो प्रत्येक स्तनधारी में या प्रत्येक स्तनधारी प्राणी में 2 स्तन ग्रंथियां या स्तन पाए जाते हैं। प्रत्येक स्तनधारी में 2 स्तन पाए जाते हैं जो कि प्राय कहाँ स्थित होंगे? जो कि प्राय कहाँ पर? वक्ष गुहा या वक्ष भाग पर स्थित होते हैं। प्रत्येक स्तनधारी में 2 स्तन पाए जाते हैं और जो कि कहाँ स्थित होते हैं? वक्ष भाग पर स्थित होते हैं। ये तो हुई थोड़ी सी इंट्रोडक्शन। एक और चीज इसमें याद करनी है हमें, क्या कि ये किन ग्रंथियों के रूपांतरण से बनते हैं। तो हम लिखेंगे इसमें स्तन ग्रंथियों का विकास या स्तन ग्रंथियां पसीना ग्रंथियों का रूपांतरण होती हैं। जो स्तन ग्रंथियां हैं वो पसीना ग्रंथियों के मॉडिफिकेशन से, रूपांतरण से बनती है। किसके रूपांतरण से बनती हैं? पसीना ग्रंथियां। तो ये वास्तव में पसीना ग्रंथियों के रूपांतरण से बनी हुई है। कौन? स्तन ग्रंथियां। अब मैं इसके साइड व्यू का वर्णन करूं, साइड से देखा जाए तो किस प्रकार से दिखाई देगा। तो यहां पर मान लीजिए ये क्या है? ये यहां पर मान लीजिए पसलियों के ऊपर की स्किन है, खाल है। तो यहां पर हमारे मादाओं में क्या पाया जाएगा? यहां पर इस प्रकार से संरचना पाई जाती है जिसे स्तन कहा जाता है। तो ये जो सामने आपको संरचना नजर आती है इसको हम निप्पल नाम देते हैं। और इसके चारों ओर का जो डार्कन एरिया होता है, थोड़ा सा गहरा वर्णकित जो एरिया होता है, इसको स्तन परिवेश नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? स्तन परिवेश या एरियोला। स्तन परिवेश एरियोला नाम दिया जाता है। किसको? निप्पल के चारों ओर के गहरे वर्णकित क्षेत्र को क्या नाम दिया जाता है? एरियोला स्तन परिवेश नाम दिया जाता है। और इस पूरी संरचना को मेमरी ग्लैंड यानी कि स्तन नाम दिया जाता है। अब देखिए इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर क्या पाई जाएंगी? पसलियाँ पाई जाएंगी। यहाँ पर क्या पाई जाएंगी? पसलियाँ। ये कुछ पसलियाँ इस प्रकार से मैंने दर्शाई हैं। ये क्या है? पसलियाँ हैं। अब देखिए पसलियाँ हैं तो यहाँ पर कुछ पेशियाँ पाई जाएंगी जिसके कारण पसलियाँ मूवमेंट करती हैं। तो इन पेशियों को, यहाँ पर जो पेशियाँ पाई जाएंगी, ऐसे कुछ पेशियाँ पाई जाएंगी, इनको अंशीय पेशियाँ कहा जाता है। कौन सी पेशियाँ? अंशीय पेशियाँ। यानी कि जो स्तन हैं वो अंशीय पेशियों के ऊपर पाए जाते हैं। जो स्तन हैं वो अंशीय पेशियों के ऊपर पाए जाते हैं। अब देखिए इंटरनल स्ट्रक्चर में हम बात करें तो स्तन में क्या होता है? यहाँ पर ऊतक पाया जाता है। यहाँ पर क्या होता है? यानी कि जो स्तन का आकार है यह इस ऊतक पर डिपेंड करता है। जितना ज्यादा ये एडिपोज ऊतक स्तन में होगा, स्तन का आकार उतना ही बड़ा होगा। कौन सा ऊतक? इसको एडिपोज ऊतक कहा जाता है। एडिपोज टिश्यू। जितना ज्यादा स्तन में एडिपोज ऊतक होगा, स्तन का आकार, उसका साइज उतना ही अधिक होगा। इसके बाद क्या होता है? पूरा जो स्तन है वो अंदर से पालियों में विभाजित होता है। पूरा स्तन हमने क्या कहा? अंदर से किस में विभाजित होगा? ऐसे पालियां पाई जाएंगी। क्या पाई जाएंगी? पालियां पाई जाएंगी जिन्हें स्तन पालिकाएं कहा जाता है। क्या नाम दिया? स्तन पालिकाएं। कितनी होंगी? तो ऐसी 15 से 20 स्तन पालिकाएं प्रत्येक स्तन में पाई जाती हैं। अब देखिए
अब इस स्ट्रक्चर को मैं थोड़ा सा जूम करके यहां पर बनाता हूं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। हो गया स्क्रीनशॉट, ऊपर वाली चीज हटा देता हूं मैं, यहां तक की चीजें मैंने साफ कर दी हैं। अब देखिए आगे, अब मैं क्या कर रहा हूं, इसी चीज को, इसी स्ट्रक्चर को, देखो ये बोर्ड में भी बनानी है हमें, तो आपको कॉपी में भी नोट डाउन करनी है। कैसे बनाऊंगा उसको ध्यान से समझना। ये मैंने क्या बना दी है, यहाँ पर स्तन पालिकाएं बना दी हैं, यहाँ पर हमारी अंशीय पेशियां आ गई। क्या आ गई? अंशीय पेशियां। और ये मान लीजिए हमने बना दिया निप्पल। क्या बना दिया? निप्पल। ये तो हो गया हमारे पास निप्पल। अब किस प्रकार की यहाँ पर संरचना पाई जाती है, किस प्रकार से दूध के या दुग्ध के, मिल्क के बाहर आने की संरचना होती है, उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो देखिए, इस प्रत्येक जो पालिका है उसमें क्या होता है, ऐसे अंगूर के गुच्छों के समान संरचनाएं पाई जाती हैं। किसके समान? अंगूर के गुच्छों के समान संरचनाएं पाई जाती हैं। इसी प्रकार से इसमें भी होगा, अंगूर के गुच्छों के समान संरचनाएं पाई जाती हैं। इस संरचना को क्या नाम दिया जाता है? इसको कहते हैं स्तन ग्रंथि। इसको कहते हैं स्तन ग्रंथि। क्या नाम देंगे? स्तन ग्रंथि, या इसी को कहा जाता है कुपिका। अब एक कुपिका आपने श्वसन तंत्र में पढ़ा होगा कि फेफड़ों में कुपिका पाई जाती है, उसी प्रकार से यहां पर भी क्या पाई जाती है? कुपिका पाई जाती है। तो अभी तक क्या बात की कि स्तन पालिकाएं पाई जाती है। प्रत्येक स्तन में कितनी स्तन पालिकाएं पाई जाती है? 15 से 20। और प्रत्येक स्तन पालिका में क्या पाई जाती है? ऐसे क्या पाई जाती है? कुपिकाएं या स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं। और अब ये स्तन ग्रंथि कुछ ऐसी है, जी मैंने कोशिकाएं बना दी हैं, ये हमारी क्या है? एक कुपिका हो गई। तो कुपिका के अंदर का जो भाग है, कुपिका के अंदर का जो भाग है, ये जो कुपिका के अंदर का भाग है, ये वाला, ये, इसको नाम दिया जाता है ल्यूमेन। तो ल्यूमेन का मतलब बेटा क्या होता है? सीधा मतलब क्या है? ल्यूमेन जैसे कि कोई पाइप है, तो दिखने में तो हमें लग रहा है पाइप है, लेकिन जो पाइप के अंदर का जो खोखला भाग है उसको हम क्या नाम देते हैं? ल्यूमेन। अवकाश या अवकाशी का नाम दिया जाता है। तो ये क्या हो गई? ये हो गई कुपिका का ल्यूमेन। क्या हो गया? कुपिका का ल्यूमेन। अब ये जो स्तन ग्रंथियां हैं, इनके द्वारा किसका स्त्रवण किया जाता है? दुग्ध का। तो यहां पर इस ल्यूमेन में क्या भर जाएगा? दुग्ध, मिल्क। क्या भर जाएगा? मिल्क। अभी बात करेंगे किस हार्मोन के कारण दुग्ध बनता है और किस हार्मोन के कारण दुग्ध बाहर निकलता है। दोनों हार्मोन अलग अलग होंगे और दोनों कार्य अलग अलग हार्मोनों द्वारा संपादित किए जाते हैं। तो ये क्या है? स्तन ग्रंथि है, या इसको हम कुपिका कह सकते हैं। कुपिका के अंदर का भाग क्या कहलाता है? ल्यूमेन कहलाता है। और कुपिका में क्या भरा होता है? दुग्ध। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि दुग्ध कहां पर स्टोर किया जाता है, तो कहां होगा हमारा? कहां पर? कुपिका के ल्यूमेन में या अवकाशिका में। हिंदी में इसको क्या कह सकते हैं? अवकाशिका या अवकाश। अब देखिए, इस कुपिका से ऐसे क्या निकलेगी? एक डक्ट निकलेगी, नली निकलेगी। इसी प्रकार से इस कुपिका से भी एक नली निकलेगी, इसी प्रकार से इस कुपिका से भी एक नली निकलेगी, और बाद में ये सभी आपस में जुड़ जाएंगे। तो इससे जो नली निकली है, इससे जो नली निकली है, इसको नाम दिया जाता है, बेटा ध्यान से सुनना, इसको क्या नाम दिया गया है? इसको स्तन नलिका नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? स्तन नलिका। मैं यहां लिख देता हूं, स्तन नलिका, मेमरी ट्यूब्यूल्स, मेमरी ट्यूब्यूल्स। किसको नाम दिया गया है? वह सकली सी नली, छोटी सी पतली सी नली जो कहां से निकली है? इस कुपिका से निकली है। तो इस कुपिका से जो भी निकली है, इस नली को हमने दिया नाम है स्तन नलिका। इतना आता है समझ में? स्तन नलिका का क्या है? स्तन नलिका है प्रत्येक कुपिका से जो पतली वाहिनी, छोटी सी वाहिनी निकलती है, इसको हम कहते हैं स्तन नलिका। अब देखिए, स्तन नलिकाएं आपस में मिल गई आगे जाके, यानी कि ये एक कुपिका है। इसी प्रकार से अगर यहाँ पर कोई कुपिका होगी, इसकी भी क्या निकलेगी? यहाँ से स्तन नलिका निकलेगी, और ये स्तन नलिका और ये स्तन नलिका दोनों मिल जाएंगी, यहाँ पर दोनों मिल जाएंगी। अब स्तन नलिका जो यहाँ पर मिली है, अब इसको दोनों स्तन नलिकाओं को मिलाकर कहा जाता है स्तन वाहिनी। क्या नाम दिया गया है? स्तन वाहिनी। तो ये संरचना कौन हो गई हमारे पास? स्तन वाहिनी। ये क्या हो गई? स्तन वाहिनी। यानी कि इसमें अगर हम देखें तो ये आई एक कौन? स्तन नलिका, प्रत्येक कुपिका से। इसी प्रकार से ये भी क्या आई? स्तन नलिका।
इसी प्रकार से यहाँ पर अगर कुपिकाएं होंगी तो ये क्या आएगी, स्तन नलिका, ये क्या है, स्तन नलिका। अब दोनों जो मिलकर बनी है इसको नाम दिया है स्तन वाहिनी, यानी कि एक स्तन वाहिनी ये रही और एक स्तन वाहिनी ये रही, जो मैंने थोड़ी सी मोटी बना दी है। ये क्या बन गई, हमारे पास स्तन वाहिनी बन गई। इसी प्रकार से यहाँ से इसमें से भी क्या निकल रही होगी, स्तन वाहिनी, और इसी प्रकार यहाँ से भी क्या निकल रही होगी, स्तन वाहिनी। ये कहाँ से, इसकी से कुपिकाएं जो हैं और इसकी कुपिकाओं से ये। तो अभी तक क्या बात की, क्या होती है, कुपिका होती है। कुपिका के अंदर के स्थान को अवकाशिका ल्यूमेन कहा जाता है, और ल्यूमेन से क्या निकलती है, बाहर स्तन नलिका निकलती है, और स्तन नलिकाओं को अंग्रेजी में मेमरी ट्यूब्यूल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेमरी ट्यूब्यूल्स। अब मेमरी ट्यूब्यूल्स जो हैं क्या बनाती हैं आगे चलकर, स्तन वाहिनी। तो स्तन क्या बनी सबसे पहले, तो स्तन नलिका, और स्तन नलिका मिलकर क्या बनाती है, स्तन वाहिनी। अब देखिए आगे, इधर से भी स्तन वाहिनी आई, दूसरी जो पालिका है उससे भी स्तन वाहिनी आ रही है। इसी प्रकार से कई सारी क्या होती हैं, स्तन वाहिनियां एक मोटे फूले हुए भाग में खुलती हैं, यानी कि ये वाली नलिका भी यहाँ पर खुलेगी, ये वाली नलिका भी यहाँ पर खुलेगी, और ये वाली नलिका भी यहाँ पर खुलेगी। ये तीनों नलिकाएं इस फूले हुए भाग में खुलती हैं, यानी कि यहाँ पर खुलेंगी। तो इस फूले हुए भाग को, मैंने कहा था फूला हुए भाग को क्या नाम देंगे हम, एम्प्यूला। तो ये क्या हो जाएगा, एम्प्यूला। कहाँ है एम्प्यूला, ये रहा। यानी कि एम्प्यूला में आकर कौन खुलती हैं, तो सबसे पहले तो हमारे पास क्या थी, स्तन नलिका थी। स्तन नलिका किस में खुलती हैं, स्तन वाहिनी में, और स्तन वाहिनी किस में खुलती हैं, तो एम्प्यूला में, तुम्बिका में। क्या कहा मैंने अभी तक, यहाँ लिखते हैं हम, इस चित्र को दोबारा बना देंगे, ऐसा करेंगे। क्या कहा, हमारे पास सबसे पहले कौन आई, स्तन नलिका, या फिर पहले कुपिका को ले लो। कुपिका कहाँ खुलती है, स्तन नलिका में। इसको पेज के ऊपर आप नोट डाउन कर लेना। कुपिका कहाँ खुलती है, स्तन नलिका में। स्तन नलिका कहाँ खुलती है, स्तन वाहिनी में, स्तन वाहिनी में। और सभी स्तन वाहिनियां कहाँ खुलती हैं, तो एम्प्यूला में। कहाँ पर खुलती हैं, एम्प्यूला में। अब एम्प्यूला कहाँ खुलेगा वो देखिए। अब एम्प्यूला कई सारी नलियों के द्वारा कहाँ खुलता है, इस निप्पल पर खुलता है। कहाँ खुलता है, निप्पल पर। तो इन नलिकाओं को जो कहाँ पर पाई जा रही हैं, जो निप्पल पर खुलती हैं, इनको कहते हैं लैक्टिफेरस डक्ट, लैक्टिफेरस नलिकाएं या दुग्ध नलिकाएं। तो अब कौन आएगी आगे, दुग्ध नलिका, या हम कहते हैं दुग्ध वाहिनी, कह दो, क्या कहेंगे इसको, दुग्ध वाहिनी, लैक्टिफेरस डक्ट। तो इसको नाम देंगे हम लैक्टिफेरस डक्ट, दुग्ध वाहिनी। कहाँ है, तो जो कहाँ से निकलती हैं, एम्प्यूला से, और कहाँ पर जाकर खुलती हैं, तो निप्पल पर जाकर खुलती है। तो ये है हमारे पास एक स्तन की संरचना। यहाँ पर क्या समझने वाली बात है, डक्ट सिस्टम यहाँ पर समझने वाला है। क्या है, डक्ट सिस्टम यहाँ पर समझने वाली बात है, जो कि अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। करते हैं, इसी चीज को हम नोट डाउन कर लेते हैं, चित्र भी बनाएंगे अभी। और ये जो मिल्क के आने का क्रम है उसको आप पेज के ऊपर एक बार जरूर लिखें। तो हमने अभी तक की क्या बात की थी कि ये पसीना ग्रंथियों का रूपांतरण है, ठीक है, और किस में पाई जाती है, स्तनधारी में पाई जाती है। कितनी पाई जाती है उसके बारे में बात कर ली थी। अब लिखते हैं हम अगला पॉइंट, अगला स्टार लगा के, कि प्रत्येक स्तन कहाँ स्थित होता है। स्तन वक्ष भाग में, कहाँ पर, वक्ष भाग में अंशीय पेशियों, अंशीय पेशियों या पेक्टोरल मसल्स। कौन सी मसल्स, पेक्टोरल मसल्स के ऊपर की ओर, ऊपर की ओर कहां पर खुलती हैं। स्तन जो हैं वो वक्ष भाग में स्थित होते हैं, और कौन सी पेशियों के ऊपर, तो अंशीय पेशी, या इनको नाम दिया जाता है पेक्टोरल मसल्स के ऊपर की ओर स्थित होती हैं, स्थित होते हैं, स्थित होते हैं, जिनका निर्माण, जिनका निर्माण स्तन ग्रंथियों से मिलकर होता है, जिनका निर्माण स्तन ग्रंथियों से
मिलकर होता है। अब स्तन ग्रंथियां वास्तव में क्या है? अंगूर के गुच्छों के समान की संरचना। तो अगला स्टार लगा के लिखेंगे हम। पहले क्या लिखते हैं? अंगूर के गुच्छे पालिकाओं में स्थित होते हैं। तो पहले पालिकाओं की बात कर लेते हैं। कितनी पालिकाएं होती हैं? आपको मैंने बताया 15 से 20 पालिकाएं होती हैं। तो अगला स्टार लगा के लिखेंगे। प्रत्येक स्तन में अंदर की ओर, प्रत्येक स्तन में अंदर की ओर क्या पाई जाती हैं? संयोजी ऊतक की, संयोजी ऊतक की 15 से 20 पालिकाएं, क्या कहते हैं इनको? लॉब्यूल्स, पालिकाएं। तो प्रत्येक स्तन में अंदर की ओर संयोजी ऊतक की 15 से 20 पालिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें स्तन पालिकाएं, मैमेरी लॉब्यूल्स, स्तन पालिकाएं कहते हैं। क्या नाम दिया गया है? स्तन पालिका। और तथा इन पालिकाओं के मध्य, इन पालिकाओं के मध्य क्या पाया जाता है? यहां पर वश्य ऊतक, एडिपोज ऊतक अभी लिखा था। इन पालिकाओं के मध्य वश्य ऊतक, एडिपोज ऊतक, टिश्यू पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एडिपोज ऊतक, वश्य ऊतक पाया जाता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं क्या कि पालिका बन गई। अब पालिका में क्या होती है? अंगूर के गुच्छे के समान दुग्ध ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो अगले स्टार, प्रत्येक पाली में, भाई समझ में आने के बाद लिखने की जरूरत बहुत कम होती है, एक बार समझ में आ जाए बस। तो पहले मैंने समझा दिया कि प्रत्येक पाली में अंगूर के गुच्छों के समान, प्रत्येक पाली में अंगूर के गुच्छों के समान क्या पाई जाती हैं? दुग्ध ग्रंथियां पाई जाती हैं। दुग्ध ग्रंथियां पाई जाती हैं जो दुग्ध का स्त्रवण करती हैं। किसका स्त्रवण करती हैं? दुग्ध का स्त्रवण करती हैं। और ये दूध कहाँ भरा रहता है भाई? जो कूपिका के, अब कूपिका कहाँ से आया बेटा? अंगूर का जो गुच्छे जैसे संरचना है, स्तन ग्रंथियों को ही हम क्या कह रहे हैं? कूपिका कह रहे हैं। तो जो कूपिका के या कूपिका की अवकाशिका, हमने क्या नाम दिया इसको? ल्यूमेन। तो दुग्ध का स्त्रवण करती हैं जो कूपिका की अवकाशिका में भरा रहता है, एवं यह नवजात शिशु के पोषण का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? नवजात शिशु के पोषण का कार्य करता है। कौन? जो दुग्ध निर्मित हो रहा है, जिस दुग्ध का निर्माण हो रहा है, वो नवजात शिशु के पोषण का काम करता है। और हमें पता है कि नवजात शिशु को कम से कम 6 महीने के लिए केवल और केवल माता का दूध ही पिलाना चाहिए। यहीं पर हम एक और चीज समझ लेते हैं। यहाँ पर 2 हार्मोन काम आते हैं। एक तो होता है प्रोलैक्टिन और एक होता है ऑक्सीटोसिन। 2 हार्मोन हैं यहाँ पर, दोनों के काम मैं बता देता हूँ, पेज के ऊपर आपको लिख दें। जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है और ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, ये दोनों ही ऐसे हार्मोन हैं जो दुग्ध संश्लेषण यानी कि बनने और एक दूध का स्त्रवण, यानी एक तो संश्लेषण और एक बाहर निकलने में मदद करेगा। अब प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है ये क्या करता है? दुग्ध संश्लेषण का कार्य करता है, यानी कि ये पीयूष ग्रंथि से निकलता है और पीयूष ग्रंथि से निकलने के बाद क्या करता है? दुग्ध संश्लेषण, यानी कि दुग्ध का निर्माण हो, ये किसके अंडर काम करता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन। और दुग्ध का अब क्या हो? स्त्रवण हो, संश्लेषण मतलब दुग्ध का बनना, और स्तन से दुग्ध का बाहर निकलना, ये क्या कहलाएगा? किसके कंट्रोल में होगा? ऑक्सीटोसिन। तो इसमें हम लिखेंगे दुग्ध स्त्रवण। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। दुग्ध बने किसके? दुग्ध बनाने के लिए कौन सा हार्मोन चाहिए? तो यहां पर हार्मोन चाहिए प्रोलैक्टिन। और दुग्ध बाहर निकले, स्तन ग्रंथियों से दुग्ध बाहर निकले, इसके लिए हार्मोन कौन सा चाहिए? ऑक्सीटोसिन। और इसको लव हार्मोन भी कहा जाता है।
अब कैसे, क्योंकि ये मान लीजिए कोई स्तन है, तो यहाँ पर ये निप्पल है और ये क्या है, एरियोला है। ये क्या है, एरियोला है, निप्पल है। अब इस एरियोला पर छोटी छोटी क्या पाई जाती हैं, कुछ ग्रंथियां सी पाई जाती हैं, छोटी छोटी संरचना, कुछ फूली हुई संरचना पाई जाती हैं। ये वास्तव में ग्रंथियां होती हैं, जो कि तेल ग्रंथियों का रूपांतरण होती हैं। ये वास्तव में क्या है, एक प्रकार की तेल ग्रंथियां हैं, और खुद जो स्तन है वो क्या है, एक प्रकार का पसीना ग्रंथि है। तो ये तेल ग्रंथियां हैं और यहाँ पर बहुत सारी क्या पाई जाती है, ये संवेदी अंग है एक तरह से। ये क्या है, एक संवेदी अंग है। तो जैसे ही बच्चा जो नवजात शिशु है वो यहाँ से दुग्ध पीने की या दूध पीने की कोशिश करता है, तो मादा में यहाँ से क्या होता है, उसकी ग्रंथि तक एक मैसेज भेजा जाता है कि बच्चा दूध पी रहा है। तो इसके कारण क्या होता है, पीयूष ग्रंथि द्वारा क्या निकाला जाता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकाला जाता है और प्रोलैक्टिन हार्मोन निकाला जाता है। तो प्रोलैक्टिन से तो क्या होगा, दूध का निर्माण होगा, जबकि बाहर निकलेगा किसके कारण, दुग्ध स्त्रवण की क्रिया किसके कारण होगी, ऑक्सीटोसिन। तो इसको कहा जाता है लव हार्मोन। इसको क्या कहा जाएगा, लव हार्मोन। ये दूसरा लव हार्मोन नहीं है, इसको इसके ऊपर नोट कर लेना है। अभी तक की क्या बात की, नवजात शिशु के पोषण का कार्य करता है। अगला स्टार, तो अवकाशिगम भरा रहता है, इतनी बात हो गई थी। अब क्या है कि प्रत्येक कूपिका से क्या निकलती है, हमने वो लिखा, वो मिलकर क्या बनाती है, वो लिखी, और फिर तीसरी चीज में खुलती है, फिर चौथी चीज में खुलती है, चौथी चीज पांचवी चीज पर खुलती है। उसके बारे में बात करते हैं। क्या लिखा था कि कूपिकाएं कहाँ खुलती हैं, स्तन नलिकाओं में खुलती हैं। जो कूपिकाएं हैं वो कहां पर खुलती हैं, स्तन नलिकाओं में खुलती हैं। एवं प्रत्येक पाली की, अब बहुत सारी कूपिका हो सकती है प्रत्येक पाली में, तो कूपिकाएं कहां खुलती हैं, स्तन नलिकाओं में खुलती है। एवं प्रत्येक पाली की स्तन नलिकाएं मिलकर देखिए भाई क्या हो रहा है, ये मान लीजिए क्या है, पालिका है, तो एक ये स्तन क्या निकलेगी, स्तन नलिका निकलेगी। फिर यहाँ पर दूसरी कूपिका है, तो यहाँ से फिर एक और क्या निकलेगी, स्तन नलिका निकलेगी। फिर यहाँ से एक और नलिका निकलेगी। तो जितनी कूपिकाएं हैं उतनी ही क्या निकलेंगी, स्तन नलिकाएं निकलेंगी। और क्या कह रहे हैं कि प्रत्येक पाली की, ये एक पाली है, प्रत्येक पाली की स्तन नलिकाएं मिलकर क्या बनाएंगे, स्तन वाहिनी बनाती हैं। तो प्रत्येक पाली की स्तन नलिकाएं मिलकर स्तन वाहिनी इसका निर्माण करती हैं, स्तन वाहिनी, मेमरी डक्ट। का निर्माण करती है। क्या बन चुकी है, मेमरी डक्ट बन चुकी है। अब मेमरी जो डक्ट है, ये बहुत सारी मेमरी डक्ट कहाँ खुलते हैं, एम्प्यूला में। तो क्या लिखेंगे, सभी स्तन पालिकाओं की स्तन वाहिनी, प्रत्येक पाली से अब क्या आ रही है, स्तन वाहिनी। तो क्या लिखा कि सभी पालियों की या सभी स्तन पालिकाओं की स्तन वाहिनियां सभी स्तन पालिकाओं की स्तन वाहिनियां मिलकर एक तुम्बिका, एक फूले हुए भाग, यह संरचना लिख देते हैं, एक फूली हुई संरचना, क्या, तुम्बिका, जिसे अंग्रेजी में हमने क्या नाम दिया, एम्प्यूला। तुम्बिका का निर्माण करती हैं। तो किसका निर्माण हो गया बेटा, तुम्बिका का निर्माण हो गया। जब मैंने चित्र बना के समझाया, वहां पर अगर आपको समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी लिख सकते हो लैंग्वेज। तो एक फूली हुई संरचना यानी कि तुम्बिका का निर्माण करती हैं। अब तुम्बिका से क्या निकलती हैं, दुग्ध वाहिनी। तुम्बिका, या मैं लिख दूं एम्प्यूला, एम्प्यूला से दुग्ध ग्रंथियां, दुग्ध वाहिनी क्या निकलेगी, दुग्ध वाहिनी, लैक्टिफेरस डक्ट,
लैक्टिफेरस डक्ट, डक्ट बोले तो नली, नली का बोल दो या वाहिनी बोल दो। तो एम्प्यूला से क्या निकलती है अब? दुग्ध वाहिनी। एम्प्यूला से दुग्ध वाहिनी निकलकर स्तन के चुचूक यानी कि निप्पल पर खुलती है। तो कहां पर खुलती हैं? निप्पल पर खुलती हैं। तो निप्पल पर आकर कौन खुलती है? तो सबसे पहले दोबारा एक बार मैं समझा देता हूं डक्टल सिस्टम कैसे है। ये हमारे पास स्तन पालिका है, इसके अंदर एक कुपिका है, कुपिका, एक कुपिका, दूसरी कुपिका, तीसरी कुपिका। मान लीजिए मैंने 3 कुपिकाएं ले ली हैं। तो ये 3 कुपिकाएं, तीनों कुपिकाओं से क्या निकल रही है? स्तन नलिकाएं निकल रही हैं। और प्रत्येक स्तन नलिका मिलकर क्या बनाती है? स्तन वाहिनी। तो ये देखिए, ये मिलकर एक नली बनी है जिसका नाम है स्तन वाहिनी। इसका नाम क्या हो गया? स्तन वाहिनी, मेमरी डक्ट। और सभी पालिकाएं, यानी यहाँ पर भी एक पालिका होगी नीचे, तो इससे भी क्या आ रही है? एक और क्या आ रही है? स्तन वाहिनी आ रही है। और स्तन वाहिनियाँ जितनी भी आएंगी वो सब मिलकर कहाँ खुलेंगी? इस एम्प्यूला में। और एम्प्यूला से कौन आएगा फिर आगे? ये आएंगे हमारे पास दुग्ध वाहिनी। और ये कहाँ खुल रही होंगी? इस निप्पल पर खुल रही होंगी। तो ये डक्टल सिस्टम है किसके अंदर का? स्तन के अंदर का। अब 1-2 चीजें और लिखनी है हमें इसमें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट से। हो गया, चलिए आगे चलते हैं। अब दुग्ध वाहिनी जो हैं वो कहाँ आकर खुलती हैं? चुचूक यानी कि निप्पल के ऊपर आकर खुलती हैं। तो कितने छिद्र होते हैं, कितने बड़े छिद्र होते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। निप्पल स्तन के शीर्ष पर स्थित है, यानी कि आगे। तो निप्पल स्तन के शीर्ष पर स्थित उभरी हुई एवं वर्णकित, वर्णकित का मतलब है बेटा कलर, हल्के से ब्लैक रंग की होती है। तो निप्पल स्तन के शीर्ष भाग पर या शीर्ष पर स्थित उभरी हुई एवं वर्णकित संरचना है। जिस पर आकर सभी स्तन वाहिनियां खुलती हैं। यहां आकर सभी स्तन वाहिनियां जो हैं वो आकर के खुलती हैं। और क्या लिखना है कि निप्पल के चारों ओर का जो गहरा वर्णकित क्षेत्र है उसको हम एरियोला यानी स्तन परिवेश कहते हैं, उसके बारे में भी बात करनी है। निप्पल के चारों ओर स्थित गहरे वर्णकित, वर्णकित मतलब कलर। तो निप्पल के चारों ओर स्थित गहरे वर्णकित भाग या क्षेत्र को क्या नाम देंगे हम? स्तन परिवेश, स्तन परिवेश एरियोला कहते हैं। क्या नाम दिया? एरियोला कहते हैं। इसके बाद अब क्या लिखेंगे कि जो एरियोला है इसके चारों तरफ अब जो स्किन का कलर है वो होगा, लेकिन उसके अंदर क्या होती है? उसके अंदर कुछ मांसपेशियां पाई जाती है और वसा या वस्य ऊतक पाया जाता है। तो क्या लिखेंगे? स्तन परिवेश के, स्तन परिवेश के चारों ओर, स्तन परिवेश के चारों ओर वश्य ऊतक, वश्य ऊतक एवं पेशियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? वश्य ऊतक पाया जाता है और पेशियां पाई जाती हैं, जिनके कारण स्तन सुंदर एवं आकर्षक दिखाई देते हैं। जिनके कारण क्या होगा? स्तन की आकृति फिक्स बनी रहती है। और मैंने कहा कि जितना ज्यादा वश्य ऊतक या एडिपोज ऊतक होगा स्तन का आकार या साइज जो है वो उतनी ही बड़ी होगी। तो जिनके कारण क्या होता है? स्तन सुंदर एवं आकर्षक दिखाई देते हैं। और अगले लाइन क्या लिखनी है कि निप्पल पर लगभग 0.5 mm
कितने आकार के? 0.5 mm के 15 से 25 छिद्र होते हैं। क्या होते हैं? छिद्र होते हैं, जिनसे होकर, अब क्या होगा? जिनसे होकर माता का दुग्ध, माता का दुग्ध स्तनों से बाहर आता है। ऐसे नहीं आएगा, मैंने कहा हार्मोन के कारण आएगा। प्रोलैक्टिन तो वो हार्मोन है जिसके कारण स्तनों में दुग्ध का निर्माण होता है, संश्लेषण होता है, लेकिन दुग्ध का स्त्रवण हो, इसके लिए कौन सा हार्मोन चाहिए? ऑक्सीटोसिन हार्मोन चाहिए, जिसको लव हार्मोन हमने कहा। तो निप्पल पर 0.5 mm की लगभग 15 से 20 छिद्र होती हैं, जिनसे होकर माता का दुग्ध बाहर या स्तनों से बाहर आता है। अब इस दुग्ध में क्या होता है? तो इसमें बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं, इसमें बहुत सारी एंटीबॉडीज होती हैं। तो अगला स्टार लगा के क्या लिखना है हमें? इस दुग्ध में वसा भी होगी, इसमें लैक्टोज शर्करा होगी, लैक्टोज शर्करा। इस दुग्ध में वसा, लैक्टोज शर्करा और दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी होती है? तो आंसर क्या होगा? केसिन। तो केसिन प्रोटीन भी होगी इसमें। तो देखिए, इसमें वसा भी है, इसमें शर्करा कौन सी पाई जाती है दूध में? तो लैक्टोज शर्करा भी है। इसमें जो प्रोटीन पाई जाती है वो भी है, यानी कि केसिन प्रोटीन, एवं कैल्शियम आयन भी होंगी हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए, कैल्शियम आयन। एवं एक और चीज क्या होगी? इसमें लाइसोजाइम, जो जीवाणुओं का भक्षण या जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करती है, एवं लाइसोजाइम, लाइसोजाइम आदि उपस्थित होते हैं। तो ये यहां पर हमारा हो जाता है स्तन समाप्त। अब मैंने जैसा कि कहा था चित्र भी बनाना है, तो चित्र की और एक बार स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जो कि आपको कहाँ बनानी है? बोर्ड के एग्जाम में बनानी है, क्योंकि अपना मेन उद्देश्य क्या है? 12th बोर्ड। तो जल्दी से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर एक बार चित्र भी बनाते हैं हम इसका। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसको लिखने में थोड़ा सा बेटा टाइम लगता है, तो ऐसा करूंगा मैं अगली वीडियो से क्या करूंगा, ऑलरेडी लिखूंगा, उसके बाद उसको समझाने का काम करूंगा। इससे क्या होगा? टाइम बचेगा। आपको वीडियो पॉज करके उसको लिख लेना है। हटा दें इसको। चलिए, अब इसका एक बार चित्र बना लेते हैं, और चित्र में सारे जो नाम हैं उनको लिखेंगे। ये तो मान लीजिए हमने क्या बना दी हैं? पसलियाँ, और जो हमारी पेक्टोरल मसल्स हैं, अंशीय पेशियाँ हैं, वो है। गिन के बनाओ तो अभी दिक्कत नहीं है, नहीं बनानी वैसे तो क्या करोगे गिन के? कुछ ऐसे ही होते हैं। ये क्या है? स्तन ग्रंथि या स्तन। अब देखिए यहां पर क्या पाया जाएगा? यहां पर तो पहले तो बहुत सारा हम क्या बनाएंगे? एडिपोज ऊतक बनाएंगे। ये क्या बना दिया हमने? एडिपोज ऊतक बना दिया, जिसके कारण कि इनका आकार होता है। ये क्या बना दिया हमने? एडिपोज ऊतक। इसको नाम देंगे हम वशीय ऊतक, और इनको नाम देंगे हम अंशीय पेशियां नाम दे देंगे। कौन सी पेशियां? अंशीय पेशी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हम बनाते हैं क्या? पालियां बना देते हैं। तो कितनी पालियां होती हैं? अब इसमें हम उतनी पालियां तो बना नहीं सकते जितनी पालियां रियलिंग में होती हैं। मैंने 4 पालियां यहां पर बना दी हैं, और इन चारों पालियों में क्या पाई जाती हैं? ऐसे गुच्छा पाया जाता है, अंगूर के गुच्छों के समान, और इनसे हमने क्या निकाल दी है? ये नलिकाएं निकाल दी है, और ये मैंने थोड़ी सी मोटी कर दी है। बना सकते हो इतना। इसमें भी इसी प्रकार से हम बना देते हैं। इसको भी मैंने मोटा कर दिया है। इसी प्रकार से हमें इनमें भी बनानी है। अब देखिए नाम क्या देना है हमें? ये तो है हमारे पास स्तन, स्तन पाली या स्तन पालिका कह दो। इसके बाद ये क्या है हमारे पास? ये है हमारे पास दुग्ध ग्रंथि या दुग्ध ग्रंथि, या इसको कह सकते हैं हम कुपिका।
अब क्या निकलती है यहाँ से, स्तन नलिका निकलती है। तो यहाँ पर स्तन नलिका कहाँ है, मेमोरी ट्यूब्यूल्स, स्तन नलिकाएं हैं ये वाली जो निकल रही हैं, और स्तन नलिकाएं मिलकर क्या बनाती हैं, तो इस संरचना को हम नाम देंगे स्तन वाहिनी। क्या नाम देंगे, स्तन वाहिनी नाम देंगे। इसी प्रकार से ये भी स्तन वाहिनी है, इसी प्रकार से ये भी स्तन वाहिनी है, और इसी प्रकार से ये भी स्तन वाहिनी है, और सभी स्तन वाहिनियां यहाँ पर आकर खुलती हैं, जिसे हम एम्प्यूला कहते हैं। तो यहाँ पर इसको खोल देते हैं। कहाँ खोल दी, इस एम्प्यूला। तो ये क्या हो गया बेटा, तुम्बिका एम्प्यूला। ये अब एम्प्यूला से क्या निकलती है हमें पता है, एम्प्यूला से निकलती है लैक्टिफेरस नलिका। तो ये क्या निकली है यहाँ से, लैक्टिफेरस नलिका या दुग्ध वाहिनी, लैक्टिफेरस डक्ट। और ये क्या है, ये है निप्पल, और इसके आसपास का जो क्षेत्र होगा उसे क्या कहा जाएगा, एरियोला, जो कि वर्णकित होता है। तो इस प्रकार से आपको ये चित्र 12th बोर्ड के एग्जाम में बनाना है। अगर आता है तो, नहीं आता तो कोई दिक्कत ही नहीं है, याद होना चाहिए क्योंकि एनसीईआरटी में गिवन है ये चित्र। तो यहाँ पर हमारा आज का समाप्त होता है मादा जनन तंत्र। यहाँ पर स्तन की समाप्ति के साथ ही मादा जनन तंत्र भी समाप्त होता है। यानी कि मादा जनन तंत्र में हमने तीनों जो हेडिंग थी, कौन कौन से, प्राथमिक जननांग, सहायक जनन ग्रंथियां, वो यहाँ पर समाप्त हो जाती हैं। अब अगले लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे युग्मक जनन। क्या स्टार्ट करेंगे, युग्मक जनन, गेमेटोजेनेसिस, यानी कि वृषण में शुक्राणु का निर्माण कैसे होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, और अंडाशय में अंडाणु का निर्माण कैसे होता है उसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। हमारे चैनल के साथ ऐसे ही बने रहें, और वीडियो पसंद आए तो उनको लाइक करें। धन्यवाद।